Today we will discuss application of determinants and matrices. Determinants और matrices का एप्लीकेशन क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो ये डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं. ऐसे हम लोगों ने क्लास 10th में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना पड़ा था. हम लोगों ने कई मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सो ऑन. अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हम डिस्कस करेंगे. यहाँ हमने थर्ड 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन लिया है. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ये 3 इक्वेशन है. इस इक्वेशन को हम क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए, अगर हम सपोज किया लेट a इज इक्वल टू, हमने a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 ये सपोज कर लिया. और x इज इक्वल टू ले लिया हमने, x इज इक्वल टू x, y, z. नाउ b इज इक्वल टू d1, d2, d3. ये 3 मैट्रिक्स हमने सपोज किया. तो देखिए, क्या इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b. अब आप a में x को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये किस ऑर्डर का है? ये देखिए 3/3 ऑर्डर का है. ये क्या है? 3/1 ऑर्डर का है. तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है a इंटू, और हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/1 ऑर्डर का मिलेगा, और हमारा ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. इस कंडीशन में हम ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं. आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 के हो जाएगा. आपको पहला इक्वेशन मिल गया. इसका मतलब ये इन 3 इक्वेशन के सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू मैट्रिक्स d1, d2, d3. अब आप इसको, हमने क्या किया, a इनवर्स से हम इसमें ऑपरेट कर देंगे. a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b. हम इस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं. हम ये a इनवर्स ऐसे ना लिखा, हम इधर लिख दिया a इनवर्स a. अब a इनवर्स a मिलकर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा i x इज इक्वल टू a b, सॉरी a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. अगर हम मैट्रिक्स a का इनवर्स कैलकुलेट कर लें, a इनवर्स, और उसमें b से मल्टीप्लाई कर दें तो वो x के इक्वल आ जाएगा. 2 मैट्रिक्स इक्वल आ जाएंगे और वहां से हम इवेल्युएट करके, सॉरी कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b है. ये कब पॉसिबल है? ये आपको लगाने से पहले हम आपको एक चीज ये बताते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम, हम किसी, जब लाइन का इक्वेशन हमको निकालना रहता है, हम लोग x और y में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था. तो 2 तरह के इक्वेशन सिस्टम पढ़ा था. फर्स्ट कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम. 3 कंडीशन पॉसिबल होती है. अगर 2 लाइन है, 2 लाइन या तो पैरेलल होते हैं, मींस a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस पैरेलल लाइन है, तो हम उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम है. और 2 कंडीशन में आपका एग्जिस्ट करता है, कब? जब वो इंटरसेक्टिंग होता है या कोइंसाइड करता है, ये इस तरीके से. इस कंडीशन में एक सोल्यूशन है और इस कंडीशन में क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है. तो यहाँ हमने लिखा है कंसिस्टेंट सिस्टम. A system of equation is said to be consistent if its solution, that is one or more, एक का भी या एक से ज्यादा, वो एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं. तो यहाँ पर जब हमने लिखा कि हम सोल्यूशन निकालेंगे, वह उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब सिस्टम क्या हो? कंसिस्टेंट सिस्टम हो. कंसिस्टेंट सिस्टम में, और आप लोगों के कोर्स में वन सोल्यूशन का भी, जहां पर यूनिक सोल्यूशन मिलता है, वही पॉसिबल है. क्योंकि इनवर्स ऑफ द, हम यहाँ इनवर्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स के केस में इनवर्स, ए इनवर्स वो क्या होता है? यूनिक होता है. तो वहां पर x, y, z की हमको यूनिक वैल्यू मिलेगी. तो वन सोल्यूशन का ही हम लोगों को डिस्कशन करना है. तो ये हमारा ये हो गया, ये एक चीज समझ लिया हमने. अब आप लोगों को कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 केस है. केस फर्स्ट, इफ A is non-singular matrix,
हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है, उसी कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट केस में अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन लिखिए या दैट इज लिख दीजिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b को हम अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हम आप लोगों को एक सेकंड कंडीशन डिस्कस कर देते हैं। यहाँ तो a नॉन सिंगुलर है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ए नॉन सिंगुलर नहीं है, मीन्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ये कंडीशन डिस्कस करने के बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट इट। अभी हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम ए इनवर्स बी निकालकर इक्वेशन सोल्यूशन निकाल लेंगे। और उस कंडीशन में सिर्फ यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे, सिर्फ यूनिक सोल्यूशन। अब हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब आपको ये पता है, अभी हमने बताया है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स b। और ए इनवर्स क्या होता है, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। तो अगर नॉन सिंगुलर है मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तब तो हम ए इनवर्स बी कैलकुलेट करके x को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, तो अब हम ये प्रोसेस क्या कर सकते हैं, ये स्टेप हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी को कैलकुलेट करते हैं। वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। अब जब हम एडजॉइंट ए इंटू बी को कैलकुलेट करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब वो मैट्रिक्स की भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, नहीं होगा, या इक्वल होगा। अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हम सिर्फ ये सॉल्यूशन लिख देंगे, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अभी हमने बताया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस होते हैं जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इसकी वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो दो कंडीशन है, देन मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। कंसिस्टेंट में इस बार क्या होगा, मोर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी है। और यूनिक, देखिए तीन ही केस होता है। पहला यूनिक सोल्यूशन जो कब पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए इनवर्स यूनिक होता है, तो ये यहाँ जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की भी दो कंडीशन यहाँ पर हो गई। पहली कंडीशन जब वो 0 के इक्वल नहीं आया, एडजॉइंट ए इंटू बी, तब तो नो सोल्यूशन होगा ही। और अगर 0 के इक्वल आ गया तो उसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, नो सोल्यूशन की भी और इनफाइनाइट। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट लिख देना है। अगर पहले आप अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया, हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आया तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अगर 0 नहीं आया तो हम सिर्फ लग देंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, दैट इज देयर नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर 0 आ गया तो हम ये लाइन लिख देंगे। तो आपको ये इतना ही करना है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आपको नॉर्मली ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके सिस्टम निकालना, इक्वेशन ही निकालना रहता है। नाउ वी विल सॉल्व वन एग्जांपल। नाउ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सॉल्व इट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम स्टेप वाइज ए कंसीडर करेंगे। ए क्या होगा, a1 b1 c1 2 3 3 a2 b2 c2 1 -2 1। आपको ये ध्यान देना है कि x y z के कोफिशिएंट को लिखना है 3 -1 -2, ये a हो गया।
x को हम क्या सपोज करेंगे, x हो जाएगा x y z और यहाँ पर b हो जाएगा, हम ये इधर लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 -4 3। अब हमने पहला स्टेप क्या किया कहा है, हमने कहा है पहले हम डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करेंगे। नाउ कैलकुलेट डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। कैलकुलेट कीजिए, किसी एक रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंशन करेंगे तो 2 इंटू डिलीट हो गया 4 -1 तो +1 हो गया, -3 इंटू ये डिलीट हो गया -2 -3 +3 इंटू ये डिलीट हो गया -1 +6। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 5 2 10 -5 और -3 कितना होता है, -5 इंटू -3 +15 माइनस, हाँ फिर ये 5 3 15 ये हो गया 15 और +10 दैट इज इक्वल टू 40। आगे अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 therefore inverse exists। इनवर्स एग्जिस्ट, जब ये सिंगुलर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहां पर क्या होगा, इनवर्स दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो डिटरमिनेंट, अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए आप लोग निकाल चुके हो, लेकिन एक बार हम फिर इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। A11 A12 A13 ये हो गया, A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने करते समय जब पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था एडजॉइंट ए, वहां हमने ये बताया था कि आप यहाँ पहले इसका साइन लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है, आप लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, यहाँ माइनस साइन है, लिख लेते हैं। चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, जो भी आएगा 4 + 1 5 आ गया, ये यहाँ 5 लिख दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -3 -5 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो -1 +5 +6 -1 +6 5 हो गया। ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, सॉरी हाँ एक मिनट, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा -6 और +3 -6 +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, दैट इज 3 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आप इसको चाहे तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप इसको 1-2 स्टेप ज्यादा लिखेंगे। जैसे हमने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिखना, हमने क्या किया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया है तो -6 आप रफ वर्क कर सकते हो, -6 माइनस और प्लस -3, ये +3 हो गया, -3 आ जाएगा और ऑलरेडी है, तो आप इस तरह के रफ वर्क करके लिख सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो क्या हो जाएगा, -4 -9 -4 -9 -13 हो गया। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम चला जाएगा तो आपका बच जाएगा -2 -9 -2 -9 -11 हो गया, ये हो गया। अब आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 3 + 6 3 + 6 9 हो गया, ये हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम चला जाएगा 2 -3 मतलब -1, यहाँ हो गया -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -3 -4 -3 -7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आए, अब हमको एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देते हैं। ऊपर हमने ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया है। अब लिख दीजिए A11 5 A12 -5 A13 भी 5 हो गया, A21 3 हो गया,
a22 माइनस 13 हो गया, a23 11 हो गया, 9 प्लस 1 और ये माइनस 7। अब हमने यहाँ इसका ट्रांसपोज लिखा है, तो अब ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको ए इनवर्स निकालना है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एक बार हमने यहाँ छोड़ भी दिया, तो ये लिख लीजिए आप ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हम इतना स्टेप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमको ए इनवर्स निकालना है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। अब आप लिखिए एडजॉइंट ए आपका क्या है, एडजॉइंट ए आपने लिखा है 5 5 5, उतार लीजिए 11 9 1 माइनस 7 इंटू बी कर दीजिए। अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखना है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 40 आया है, तो 1/40 लिख देंगे। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 40 लिख दिया। अब बी की वैल्यू लिखिए, तो बी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 3। अब हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/40 बाहर रहने दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 12 प्लस 27, ठीक। अब आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, तो 25 प्लस 52 प्लस 3, आप कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको इसमें करिए 25 माइनस 44 और ये हो गया माइनस 21। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ x की वैल्यू अब आप लिख सकते हो x y z 1/40। अभी भी चाहते थोड़ी देर बाद। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 20 20 40, 52 माइनस 12 40 हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 82 हो गया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है, आप एक बार फिर कैलकुलेट कर लीजिए। ये करेंगे हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 5 5 जा 25, 52 प्लस 52 हो गया, ये 52 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। अब आप इसको ऐड कीजिए, तो 50 70 और 10 80 हो गया। ये देखिए वहीं पर करते समय हमको अपनी गलती पता चल जाती है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा आता है जो डिविजिबल हो जाता है, तो आंसर आपको एक सेट फॉर्म में ही मिलता है। तो इसी यही तुरंत मुझे डाउट हुआ कि 82 हमने लिखा है, तो ये कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। अब आप इसको देखिए 65 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा माइनस 40। अब आप इसको क्या करोगे, अब इसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम इसको हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 40/40, 80/40 और माइनस 40/40। That is, we will get x, y, z is equal to 1, 2, minus 1। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई -3 -1। क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वो कर देते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किया तो x, y, z की वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, तो आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये स्टेप आपको यही होना चाहिए। ए लिखा, एक्स लिखा, बी लिखा और ये फॉर्मूला लिख दिया कि हम इसको अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं, अगर 0 आता है तो ये स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क्स रहता है। आपने ये लिखा है या नहीं, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है, तो हमने अभी केस सेकंड बताया था, तो हम वो स्टेप चलते हैं, इसलिए हमको ये लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.6 एंड मिसलेनियस आल्सो।